नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी करोजन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, करोजन ट्रायंगल क्या है और करोजन कैसे होता है और उसका मेन क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि करोजन का मैकेनिज्म क्या है। तो हमने पहले ही ये बात कर ली है कि यहाँ पे एनोड और कैथोड रहते हैं जो मेटल के ही पार्ट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट रहता है, अगर कोई ऐसा कोई मटेरियल रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से यहाँ पे कोरोजन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोरोजन हो रहा है और ये आपके मेटल में इनडायरेक्टली ऐसा सेल फॉर्म हो चुका है जहाँ पे हम एनोड एक सेल है और कैथोड एक सेल है और ये सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं यानी कि कोरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कोरोजन की बात करनी पड़ेगी। तो अलग अलग इसमें फॉर्म्स होते हैं, तो ये कोरोजन की फॉर्म्स भी आप देख सकते हैं। तो ये कोरोजन का जो मैकेनिज्म है उसमें आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड पे ही मेन कोरोजन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने की वजह से, और जो कैथोड है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने के बाद यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिसिपेट हो रहे हैं एनोड पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं या फिर एक्सेप्ट हो रहे हैं कैथोड पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है यही इंपॉर्टेंट है और ये मेटल पाथ थ्रू अगर ये मूवमेंट होता है तो वहां पे कोरोजन हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयोनिक करंट फ्लोज जिसको हम कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट या फ्लो जो है उसको हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है तो मैकेनिज्म में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा एनोड और कैथोड। तो ये एनोड टू कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट थ्रू होता है, मेटल थ्रू होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन डिसिपेट कर रहा है और कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे रस्ट फॉर्म हो रही है या ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या सल्फेट फॉर्म हो रहा है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है कोरोजन का। तो इसमें एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन जो हमने देखी थी यही अभी ये रिएक्शन पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, जो एनोड से Fe2+ बन जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है, वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे Fa2O3.H2O यानी कि रस्ट फॉर्म हो रही है। और ये अगर कंटिन्यू ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, कंटिन्यू वाटर अवेलेबल रहेगा और मेटल एक्सपोज अगर यहाँ पे रहता है तो ये एनोडिक साइड बन जाएगी और ये कैथोडिक साइड बन जाएगी और ये रस्ट फॉर्मेशन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मेन फैक्टर्स क्या है ये कोरोजन का रेट डिसाइड करने में? तो मेटल का टाइप आपका कौन सा है, आप Fe बेस मेटल यूज कर रहे हैं या कॉपर बेस है या सिल्वर बेस है या गोल्ड बेस है या कुछ अलग मेटल। उसके अलावा जो हीट ट्रीटमेंट जो आपने दी है वो मेटल को, या उसमें जो ग्रेन्स रहते हैं वो ग्रेन के डायरेक्शन क्या है, उस पर भी कोरोजन का रेट फाइनल होगा। उसके अलावा जो डिसिमिलर मेटल अगर यहाँ पे जो रहते हैं वो मेटल कौन से है और उसका फिर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसके बेसिस पे भी कोरोजन का रेट डिसाइड होगा। उसके अलावा जो सरफेस एरिया है, जैसे हमने पहली बात की कि एनोड पे मेन कोरोजन होता है, तो एनोड का अगर साइज ज्यादा है तो कोरोजन का रेट भी ज्यादा होगा। उसके अलावा टेम्परेचर अगर हायर साइड में है तो कोरोजन का रेट भी हायर साइड में रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से भी कोरोजन का रेट हायर साइड में होगा। और वहां पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक कोरोजन के वहां पे चांसेस रहेंगे और यहाँ पर भी रेट हायर साइड में जाएगा। अगर इसका टाइम ज्यादा है एक्सपोजर का तो यहाँ पे कोरोसिव एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है और जिसकी वजह से कोरोजन के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे और वो कोरोजन का जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा रहेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरोजन का रेट चेंज होता है। तो अभी जो टाइप्स ऑफ कोरोजन में हमने देखा था कि टेम्परेचर बेसिस पे हाई रेट कोरोजन, लो रेट कोरोजन है, और जो बेसिक क्लासिफिकेशन जो है उसमें ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन है। लेकिन अलग अलग फॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज में अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे कोरोजन के।
तो वो फॉर्म्स अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम फॉर्म्स ऑफ कोरोजन भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोजन भी बोल सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पिटिंग कोरोजन। तो पिटिंग कोरोजन में क्या होता है, ये एक एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम या कॉपर एलॉयज वगैरह रहते हैं, ये सरफेस पे आपको दिखाई देता है और ये सरफेस पे कोरोजन की वजह से यहाँ पे एक स्पॉट तैयार हो जाता है और वो डेप्थ तैयार होती है थोड़ी इनिशियली, और जैसे जैसे ये कोरोजन कंटिन्यू होता जाएगा तो यहाँ पे ये जो स्लॉट है ये आपको दिखाई देता है, उसका डायमेंशन बढ़ते जाएगा। अगर ये वापस से आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये और बढ़ रहा है और ये बाद में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से हम ये इफेक्ट को पीटिंग कहते हैं। पीटिंग यानी कि क्या, कि ये जो मेटल पार्ट ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकल रहा है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है इम्पोर्टेंट, ये थिकनेस कम होती जा रही। तो जब हमने डिजाइन किया था ये मेटल को तो ये थिकनेस हमने कंसिडर की थी, लेकिन जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ते जा रहा है तो एक्चुअल जो थिकनेस इनिशियली ऐसी थी, अभी ये इतनी थिकनेस कम हो गई। तो इसका जो स्ट्रेंथ है या बाकी के जो पैरामीटर से डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब चेंज हो चुके हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेन हजार्ड है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये हजार्ड्स के चांसेस बढ़ गए हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ये है पिटिंग कोरोजन। तो ये अलग अलग आपको एग्जांपल्स दिखाई देते हैं, जो नैरो है या फिर इलेप्टिकल है या फिर वाइड भी है। यहाँ पे सब सरफेसेस में भी हो सकता है, अंडर कटिंग भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो जो पिटिंग कोरोजन यहाँ पे आपको सरफेस पे शायद छोटे दिखाई देते होंगे, लेकिन ये इंटरनली अलग हो सकते हैं या फिर ज्यादा हो सकते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जहाँ पे ये पिटिंग कोरोजन की वजह से क्रैक हो चुका है। उसके अलावा जो हमने मैकेनिज्म की बात की थी, तो यही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे है कि यहाँ पे एक एनोड हो जाएगा जो आपका मेटल पार्ट है, और जो पार्ट रिमेनिंग है वो कैथोड पार्ट हो जाएगा सरफेस का, और यहाँ पे ये क्लोरीन की वजह से हो चुका है। तो ये डिपेंड्स है यहाँ पे एलिमेंट कौन सा अवेलेबल है, वो एलिमेंट्स की वजह से उसका कोरोजन का रेट डिसाइड होगा। सेकंड है स्ट्रेस कोरोजन। तो यहाँ पे स्ट्रेस कोरोजन में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है कोरोजन का जो एनवायरनमेंट है, जिसको हम कोरोसिव एनवायरनमेंट कहते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप होते हैं। तो जो आपका एलिमेंट है या मेटल है, वो मेटल में अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, जैसे हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो ये वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेसेस है। तो ये स्ट्रेसेस की वजह से आपके क्रैक डेवलप होने के चांसेस है, और इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इसको फिनोमेना भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंटरग्रेन्युलर क्रैकिंग भी कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्डिंग्स है, लेकिन आपको फिनोमेना सिंपल क्या है कि अगर ये मेटल के अंदर ही अगर यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है, तो स्ट्रेस की वजह से प्रेशर बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं जहाँ पे वीक पार्ट है उसको क्रैक करेगा। तो ये अलग अलग ऐसे स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, वो डिपेंड है कि आपका मेटल क्या है और बाकी के एलिमेंट्स क्या है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको हम ट्रांसग्रेन्युलर फ्रैक्चर कहते हैं, और दूसरा है इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर। तो ट्रांसग्रेन्युलर फ्रैक्चर यानी कि अलोंग द लेंथ अगर ये फ्रैक्चर होता है तो वो ट्रांसग्रेन्युलर होगा, और इंटरग्रेन्युलर यानी कि अंदर की तरह अगर ये कुछ फ्रैक्चर होता है अंदर, जैसे हमारा जो एक्सीडेंट होने के बाद भी हमको मालूम होता है कि अगर आपका हाथ या पैर फ्रैक्चर हुआ तो कुछ फ्रैक्चर्स आपको क्लियर कट एक्सरेज में ऊपर के ऊपर दिखाई देंगे, जिसका सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट सिंपल रहता है, लेकिन जो अंदर जो रहेगा इंटरनल पार्ट्स में फ्रैक्चर, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये इंटरग्रेन्युलर स्ट्रक्चर या क्रैकिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस कोरोजन को इंटरग्रेन्युलर क्रैकिंग कोरोजन भी कह सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, जो पिक्चर से आपको पता चलेगा स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये टेंसाइल फोर्सेस डेवलप हो चुके हैं ये रस्ट की वजह से, और ये ऑक्साइड्स यहाँ पे आपको बताए। तो ये अलग पिक्चर है, और इसमें से आपको पता चलता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से कि इसमें मेन एलिमेंट जो है ससेप्टिबल मटेरियल, कोरोसिव एनवायरनमेंट और टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो जो आपकी थ्रेशोल्ड स्ट्रेस है उससे अगर ज्यादा
टेंसाइल स्ट्रेस ये मेटल में अगर डेवलप होती है, यहाँ पे एनवायरनमेंट करोजिव है और ये मटेरियल ससेप्टिबल है, तो यहाँ पे स्ट्रेस करोजन के चांसेस है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो नॉर्मली ये जो मटेरियल का जो पार्ट रहता है जहाँ पे क्रैक के चांसेस है उसको आपको कंट्रोल करना है। तो स्ट्रेस लेवल आपको चेक करना है, हार्डनेस टेस्ट आप कर सकते हैं जिससे आपसे पता चलेगा अगर आपका टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आपका करोजन रेट बढ़ रहा है तो आपको टेम्परेचर भी कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर डिजाइन में मॉडिफिकेशन भी आप करके स्ट्रेस करोजन कम कर सकते हैं। तीसरा है कैविटेशन करोजन। तो कैविटीज हमको मालूम है, जैसे जो स्टूडेंट्स डेंटिस्ट के पास जाते हैं उनको मालूम है कि डेंटिस्ट भी बताता है कि आपके दांतों में कुछ कैविटीज फॉर्म हो चुकी है, या फिर आप एडवर्टाइज में भी ये वर्डिंग सुनते हैं। तो ये कैविटीज जो फॉर्म होती है, ये कैविटीज अगर फॉर्म होती है करोजन की वजह से तो उसको कैविटेशन करोजन कहते हैं। तो सरफेस पे कंटिन्यूअस पे एक फिल्म तैयार हो जाएगी जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल उसका स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगा और एक डेप्थ तैयार होते जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे करोजन हो सकता है। तो ये अलग अलग कैविटेशन के एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे पंप इम्पेलर है, तो ये पंप इम्पेलर की सरफेस पे भी ये कैविटेशन तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग पोटेंशियल एरियाज है जो सेंटर में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैविटीज फॉर्म होने के चांसेस है क्योंकि ये इम्पेलर में आपको लिक्विड यूज करना पड़ता है, कंटिन्यूस उस पे प्रेशर रहेगा, फोर्स रहेगा और वहां पे कैविटेशन करोजन के चांसेस रहेंगे। तो ये एक एग्जांपल है जो पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये सेंटर पार्ट जो है, तो ये सेंटर पार्ट में कैविटीज फॉर्म हो चुकी है। रियल में अगर आप देखेंगे तो ये ब्लेड्स ऐसे थे और सेंटर पार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैविटीज फॉर्म हो चुकी है। तो इसकी वजह से इसको हम कैविटेशनल डैमेज कहेंगे, ये कैविटेशन करोजन की वजह से होता है। तो ये जो मटेरियल है, तो मटेरियल में इसीलिए आज के डेट में कुछ अलॉयज यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम निकेल, क्रोमियम या टंगस्टन यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स रहते हैं या फिर बबल रहते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसकी वजह से अगर आपका मेटल थोड़ा सा ब्रिटल हो जाए तो उसको हाइड्रोजन इम्ब्रिटल कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम जो रहते हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं और जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई देता है तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो चुके हैं और इसकी वजह से यहाँ पे ये जो बबल फॉर्मेशन आपको दिखता है, ये बबल फॉर्मेशन एक्चुअली ब्रिटल पार्ट है जो थिकनेस भी रिड्यूस कर सकता है या फिर उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है मेटल की वो रिड्यूस कर सकता है और ये एक्चुअली वीक पार्ट बन जाएगा ये ओवरऑल मेटल का और वहां से आपके जो मेटल है वो ब्रेक होने के चांसेस, इसको हम हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। तो जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है या यूज करते हैं जिसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम होते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट के चांसेस है। आपने केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में भी देखा होगा कि वहां पे हाइड्रोजन फॉर्म होता है। तो ये करोजन केमिकल रिएक्शंस में भी अगर हाइड्रोजन की वजह से ये आपके मेटल पे एक्शन हो जाती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट के चांसेस रहेंगे। तो ये ब्लिस्टर्स यहाँ पे आपको मेटल के बारे में जो हमने दिखाई देते थे, तो ये ब्लिस्टर्स ये हाइड्रोजन आइटम्स थे, अभी ये हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए और जिसकी वजह से आपको ये ऐसा दिखेगा पार्ट मेटल का। तो ये एक्चुअली ब्लिस्टरिंग है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि Fe है, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्साइड तैयार कर दिया और उसके अलावा हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ गया। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे ब्लिस्टरिंग के प्रॉब्लम है। उसके अलावा है इंटरग्रैन्युलर करोजन। तो जो भी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहता है कोई भी मेटल का, तो वो मेटल में अगर करोजन होता है इंटरनल पार्ट में, तो जो ग्रेन स्ट्रक्चर हम कहते हैं या फिर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं, तो अंदर अगर ये करोजन के चांसेस या क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस या तैयार हो जाते हैं तो उसको हम इंटर ग्रैन्युलर करोजन कहते हैं। तो ये नॉर्मली ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील जो रहता है, तो ये अलग अलग कार्बन के परसेंटेज है, उसके बेसिस पे अलग अलग स्टील के पार्ट्स हैं, तो उसमें भी ऑस्टेनाइटिक स्टील जो एसएस रहेगा उसमें ये चांसेस डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा जो सेंसिटाइजेशन है इसका, उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं,
क्रोमियम कार्बाइड प्रेसिपिटेंट्स। तो ये Cr23C6, तो ये कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी मेटल में रहता ही है। अगर यहाँ पे क्रोमियम भी है तो क्रोमियम की वजह से यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रोमियम या निकेल, प्लैटिनम, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो करोजन कंट्रोल करने के लिए आप एज ए एलॉय यूज कर सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है जो स्टेनलेस स्टील 304 कैटेगरी का है, जिसमें नॉन सेंसिटाइज कंडीशन और सेंसिटाइज कंडीशन दिखाई देती है। तो ये जो क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं जो डार्क कलर से दिखाई देते हैं आपको, और यहाँ पे सेंसिटाइजेशन कंडीशन नहीं है। फिर इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो उसमें अलग अलग ग्रेडिंग या अलग अलग एलॉयज, अलग अलग एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है टाइटेनियम। तो अगर आप टाइटेनियम यूज करेंगे तो इसमें ग्रेड चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप इंटरग्रेनुलर करोजन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा है क्रेविक करोजन। तो यहाँ पे क्रेविक करोजन में आप यहाँ से पिक्चर से भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो बोल्ट है, तो ये बोल्ट या स्क्रू का जो पार्ट है, ये पार्ट जो मेन इसका डायमीटर था वो डायमीटर रिड्यूस हो चुका है। तो ये लोकल करोजन जिसको हम कहेंगे कि जहां पे एक्चुअली ये बोल्ट है, अगर वहीं पे कुछ करोजन का इश्यू हो गया तो वहां पे ये चांसेस है। जैसे कुछ एरियाज में, गैस्केट्स में, फ्लेंजेस में, फास्टनर्स में या लैप जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मेटल्स अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये ज्यादा चांसेस रहेंगे क्रेविक करोजन के। तो ये अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा, और ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको रूटीन क्लीनिंग करना पड़ेगा। दो अलग अलग जो मेटल्स है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे करोजन के चांसेस नहीं हो गए, ऐसे ही मेटल आपको चॉइस करना पड़ेगा। उसके अलावा है इरोजन करोजन। तो ये इरोजन अगर होता है, यानी कि जो फिल्म जो तैयार होती है उसमें, और हाई वेलोसिटी और फ्लूइड फ्लो का अगर टर्बुलेंस ज्यादा है, तो उसकी वजह से अगर मेटल का पार्ट निकल जाता है तो वो करोजन को हम इरोजन करोजन कहते हैं। तो ये टर्बुलेंस ज्यादा है, हाई वेलोसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, और ये वेलोसिटी की वजह से उसका जो मेटालिक पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, उसको हम कहेंगे इरोजन करोजन। तो ये इरोजन करोजन यहाँ पे आपको डायग्राम में और फोटोग्राफ में भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा पार्ट यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पे ये क्यों निकला है, तो ये एक्चुअली जो फ्लो है ये पाइप्स थ्रू और जो बेंड्स है वहां पे चांसेस रहते, क्योंकि इसका फ्लो रेट ज्यादा रहता है, और यहाँ पे अगर उसका टर्बुलेंस ज्यादा है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इरोजन करोजन के चांसेस है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो आपको वियर रेजिस्टेंस मटेरियल जो इजीली कम नहीं होगा या मेटल पार्ट निकल नहीं जाएगा, ऐसा रेजिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा। उसका हार्डनेस हायर साइड पे रखना पड़ेगा, और अगर फ्लो रेट भी ज्यादा बढ़ता है, टर्बुलेंस भी बढ़ता है, फिर भी मेटल ने रजिस्ट करना चाहिए, ऐसे हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज चॉइस करना पड़ेगी। उसके अलावा है जनरल और यूनिफॉर्म करोजन। तो ये जनरल करोजन जहाँ पे हमने बात की थी कि ओवरऑल सभी ओवरऑल सरफेस पे करोजन हो जाता है, तो सरफेस पे अगर टोटल सरफेस पे सेम अगर करोजन होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म करोजन कहते हैं। तो ये मेटल का जो ओवरऑल एरिया जो डायरेक्टली एक्सपोज रहता है एटमॉस्फेयर में, तो अगर उसका कोटिंग नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है, तो वहां पे अगर करोजन होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म करोजन कहते हैं या फिर जनरल करोजन कहते हैं। 9th है गैल्वानिक करोजन। तो हमने पहले सेल के बारे में बात की थी। अगर गैल्वानिक सेल फॉर्म हो जाता है, यानी कि दो अलग अलग मेटल्स वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक मेटल एनोड बन जाएगा और दूसरा मेटल जो है वो कैथोड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर आप एल्यूमिनियम और कॉपर साथ में यूज कर रहे हैं एक ही जगह जॉइंट पे, तो ये एनोड एल्यूमिनियम रहेगा और ये जो कैथोड है वो कॉपर बन जाएगा, और ये गैल्वानिक सेल फॉर्म हो जाएगा। और वहां पे अगर इलेक्ट्रोलाइट है या फिर सॉल्टी वाटर है तो वहां पे करोजन के चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम गैल्वानिक करोजन कहते हैं। तो ये गैल्वानिक करोजन का एग्जांपल है। दूसरा जो कॉपर और आयरन, ऑक्सीजन और वाटर अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट वजह से गैल्वानिक सेल और करोजन के चांसेस रहेंगे। ये इसके सिंपल रिएक्शन है जो कैथोडिक और एनोडिक में हमने पहले देखी थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग मटेरियल का चॉइस ठीक तरह से करना पड़ेगा,
या फिर आपको उसको पेंटिंग करना पड़ेगा या फिर कोटिंग करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल कंट्रोल और मैकेनिज्म अलग अलग फॉर्म्स ऑफ करोजन थे।